नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी दावा इस्तकरार हक। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं ये टर्मिनोलॉजी हैं उनको थोड़ा सा टच करता चलूं। दावा दावा क्या है, इस्तकरार क्या है और हक क्या है। दावा आपका क्लेम है, आपकी प्लेंट है, आपका सूट है कि आपने अपनी वो प्रपोजिशन एक ऐसे अंदाज से फ्रेम करके जज के सामने रखनी है, इसको दावा कहते हैं। दावा में जब आप हर चीज अपनी प्रूव करेंगे या डिसप्रूव होगी, जो भी सिलसिला होगा, तो इसमें आपको जज साहब डिग्री जारी करेंगे। डिग्री जिसको आमतौर पर उर्दू में या गाइडों में लिखा होता है डिग्री। जजमेंट फैसले को कहते हैं और डिग्री हुक्म को कहते हैं। अब आप ये देखें कि दावे में डिग्री होगी, अगर कोई दरखास्त है तो उसमें ऑर्डर होगा। दावा और दरखास्त में ये बेसिक फर्क होता है। अब हम आते हैं इस्तकरार हक क्या चीज है। इस्तकरार पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर हक को। इस्तकरार एक अज़ान शुरू होगी। तो मैं चाहता था कि जी पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बड़े सीनियर वकला हजरात भी मार खा जाते हैं इस बात से कि जिस तकरार हक का दावा कर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी बेशक उर्दू की भी है उसको रीडिफाइन री एल्यूसिडेट कर दूं ताकि आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाए। आमतौर पर इस्तकरार हक का जनाब वो करते हैं कि जी डिक्लेरेशन सीख कर रहे हैं जी। ठीक है, डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो अब डिक्लेरेशन होता है तो ऐलान होता है। अगर आप अंग्रेजी जो डिक्शनरी है वो उठा के देखें तो डिक्लेयर करवाना है, यानी अदालत डिक्लेयर करे। तो अब इस कंसेप्ट को समझें, इस तकरार और हक। अब इस जो है वो अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है मांगना। करार, सकून और हक राइट। यानी कंसेप्ट ये है कि कोई शख्स कहता है आपका हक नहीं बनता, कोई कहता है बनता है। आपका जो हक है वो मारा मारा फिर रहा है या हवा में झूम रहा है, आप परेशान हैं, तो आप अदालत में आते हैं और उसका इस्तकरार मांगते हैं। यानी इस तकरार करार मांगना कि सुकून में आ जाए मेरा हक, इस किस्म का फैसला हो। अब हक के किसे कहते हैं? हक अरबी में आप मेरे प्रीवियस लेक्चर आपने सुने होंगे, तो मैंने राइट का जो चैप्टर राइट को डिफाइन किया था। तो जो राइट है बहुत ही एक अहम चीज है। अब राइट के जो इंग्रेडिएंट हैं वो हैं दो अनासर तरकीबी हैं। हर बंदा कहते हैं मेरा हक है, ख्वातीन कहते हैं हमारा हक है, कभी कहते हैं कि हमें रिवाज ने हक दिया है, कभी कहते हैं हमारे माहौल ने हक दिया है, कभी कहते हैं कानून ने हक दिया है, कभी कहते हैं कि जनाब हमें खुदा ने हक दिया है, कभी हमारे नबी ने यह हक दिया है, वगैरह वगैरह। अब देखते हैं हक है क्या, इसके अनासर तरकीबी कितने हैं। हक के अनासर तरकीबी जो हैं वो दो हैं। नंबर वन, आंसर नंबर जो है उसका वन, एन इंटरेस्ट
एन इंटरेस्ट यानी मफाद, आपका कोई मफाद हो, नंबर 1। नंबर 2, प्रोटेक्शन बाय स्टेट, अगर उसकी प्रोटेक्शन, उसका तहफ़्फ़ुज़ रियासत वक्त ने नहीं दिया, बावजूद इसके कि वो आपका मफाद है, वो हक नहीं कहलाएगा। बस मैं आपकी मिसाल देता हूँ। एक शख्स है, वो सारा दिन एक भट्टे पर जाता है, ईंटें ढोता है, शाम को जब वो मजदूरी लेता है, अपनी वेजेस जो लेता है, रास्ते में वो एक ब्रांडी, विस्की, कोई शराब की बोतल खरीद लेता है और वो पीता आ रहा है, जबकि पुलिस उसे रास्ते में धर लेती है। तो वो पुलिस को कहता है, भाई खुदा का खौफ करो, ये क्या कह रहे हो, मैं मजदूर हूं, मैंने खुद कमाया है, मेरे हाथों में छाले हैं। नो डाउट ही हैज हिज राइट, सॉरी इंटरेस्ट, उसका मफाद तो हो गया। अब रियासत वक्त का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। द थिंग यू सी दैट इट इज योर इंटरेस्ट, इट विल नॉट बी योर राइट सोलली ऑन द ग्राउंड, कि आपका ये निज़ाम जो सहारा है, इसकी प्रोटेक्शन स्टेट ने नहीं दी, रियासत वक्त ने इसकी तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं किया, और पुलिस जाके आपको बंद कर देती है अपना वो, उसके बाद फिर अदालत जो है वो सजा दे देती है। अब बावजूद इसके कि आप, पैसे आपके थे, मजदूरी आपने की, छाले आपके हाथों में थे, तो रियासत वक्त ने नहीं किया, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, तो लिहाजा अब आपको जेल जाना पड़ता है। ये हक है। कुछ लोग खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, जनाब अब ये मेरा हक है। इस तरह हक नहीं होता। हक आपको देखना पड़ेगा, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस धरती पर आप रह रहे हैं, कम अज कम उसने अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं किया, तो आप ये समझें कि वो चीज़ जिस पर आपके अखराजात भी हुए पड़े हैं, पैसे भी आपके हैं, पसीना खून पसीना भी आपका आपने बहाया है, तो वही चीज़ आपका वो राइट नहीं बनेगा। यू कैन बी पुट बिहाइंड द बार, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये है इस तकरार हक का जो बुनियादी मफहूम है, कि हमारा जो हक होता है वो इस अंदाज से होता है कि आप, मसला मैं मिसाल देता हूं, आपने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, असल में रजिस्ट्रेशन एक्ट मौजूद है, आपने इसकी रजिस्ट्री करवानी थी, जो उसके स्टैंप पेपर होते हैं, जो इखराजात होते हैं वगैरह वगैरह। आप क्या करते हैं, उस प्लाट का कब्जा ले लेते हैं और एक सफेद कागज पर लिख लेते हैं कि जनाब हमने इसके 10 लाख रुपए दे दिए हैं और कब्जा ले लिया है। अब आप कौन बनेंगे, इक्विटेबल ऑनर, इसे कहेंगे निस्फती मालिक, लीगल ऑनर नहीं, कानूनी मालिक नहीं बने भैया, निस्फती। अब निस्फती आप हैं, आपको कोई इसका हक ही हासिल कोई नहीं है। आप लोन लेना चाहते हैं, वो तस्लीम नहीं करेंगे, आप शुफा करना चाहते हैं, आपको मालिक तस्लीम नहीं किया जाएगा, तो आप निस्फती मालिक हैं। लिहाजा इसके लिए आपको अदालत में जाना पड़ता है, इस तकरार हक का दावा करना पड़ता है, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं डेक्लरेटरी सूट। ये डेक्लरेटरी सूट जो है, जब आप अदालत में लेके जाते हैं, तो तब आप अपने गवाहान, अपने दस्तावेजात वगैरह वगैरह जो भी हैं वो अदालत के आगे सबमिट करते हैं, और अदालत देखती है कि वाकई इन साउंड ग्राउंड्स पर आपने ये चीज़ें आपकी वाकई हैं, तो अदालत आपके हक में दावा डिग्री कर देती है और आपको डिक्लेयर कर देती है कि नाउ यू हैव बिकम लीगल ऑनर, फ्रॉम इक्विटेबल ऑनर टू लीगल ऑनर। अब आप लीगल ऑनर बन जाते हैं। इसकी बुनियाद पर अगर आपकी देहाती जायदाद है तो आप उसका इंतकाल चढ़वा देते हैं। आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, तो ADLR के पास जाके आप वहाँ दर्ज करवा देते हैं, तो आपका उस मुतल्लिका डिपार्टमेंट में बतौर मालिक, कानूनी मालिक के नाम आ जाता है। तो लिहाजा आप ये देख लें कि इससे पहले आप निस्फती मालिक थे, इक्विटेबल ऑनर थे, अब आप कानूनी मालिक बन गए। अब आप किसी जायदाद पर शुफा कर सकते हैं, कहीं से लोन ले सकते हैं,
وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ چاہیں تو نو یو ہیو بیکم لیگل اونر. تو یہ تھی بیسک استقرار حق کی. نیکسٹ ہمارا جو پارٹ ہوگا میں آپ کو استقرار کے دعوے کی بنیاد پر وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تعالی.